है आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहाँ पर हमने बात की थी किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ की, और उसी के साथ हमने बात कर ली थी कि उनका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाएगा। एंड जितनी भी हमने जो 7 बेसिक यूनिट्स को, एसआई यूनिट्स को याद रखना था वो भी हमने कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वहाँ पर हम एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने अगर इसके बारे में पहले पढ़ा होगा, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो ये जो टॉपिक हमारा रहेगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, कई बार हम उन्हें उतना ज़्यादा जो है वो वेटेज खुद ही नहीं देते हैं। एग्जाम्स की बात तो बिल्कुल अलग है, हम खुद ही उन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ना जो है वो पसंद नहीं करते। तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा कुछ ऐसा ही रहने वाला है। जनरली क्या होता है, जब हम एक बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बात करते हैं तो किसी भी वर्ड को एक्यूरेट कहना या किसी भी हमारे पास वैल्यू हो उसे एक्यूरेट कहना और उसे प्रिसाइज कहना, ठीक है। किसी भी ढंग से सुनिएगा, किसी भी वैल्यू को या कोई डाटा हमारे पास है तो उसे एक्यूरेट कहना और प्रिसाइज कहना, दोनों को ही कई बार सेम चीज मान लिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को इन दोनों वर्ड्स में क्या होती है, कंफ्यूजन। और वहां पर अगर हम उन चीजों को थोड़ा सा सेम मान भी लेते हैं दोनों वर्ड्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें हमारी केमिस्ट्री में तो ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं, तो दोनों में ही हमें बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, 2 वर्ड्स आते हैं, कोई भी वैल्यू या तो कैसी होती है, सर्टेन होती है, या फिर कोई भी वैल्यू क्या होती है, अनसर्टेन होती है। तो जहां पर भी ये अनसर्टेनिटी हमें मिल जाती है, उसी टॉपिक को हमें इस पूरे एक टॉपिक में क्या होता है, पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आई हैव 12 एप्पल्स, तो मेरे पास क्या है, ठीक है, 12 एप्पल्स हैं। तो ये जो 12 एप्पल्स हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो वैल्यू होगी ये एकदम कैसी वैल्यू हमारे सामने आएगी, एक सर्टेन वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ये क्या है, एक सर्टेन वैल्यू है। बट अगर यही मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, एक मेजरिंग मेरे पास क्या है, सिलेंडर है। तो एक मेजरिंग सिलेंडर में आप लोगों ने कई बार ऐसा किया होगा ना, किसी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में, जिस भी आप क्लास में स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करें तो आपने लैब्स में काम किया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर करते हुए देखा भी होगा। कई बार कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जिन्हें हमें क्या करना होता है, मेजरिंग स्केल से मेजर करना होता है। तो और उसी मेजरिंग स्केल में हमें अलग अलग क्या मिल जाते हैं यहाँ पर, कि चाहे ठीक है 20 ml का, 30 ml का, 40 ml का, तो जितना भी हमें लेना हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के हम वो लिक्विड को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जो भी हमारी टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें हमें प्रैक्टिकल करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। हम चाहे कितनी ही कोशिश करें लेकिन फिर भी हमसे गलती होने के चांसेस वहां बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने यहाँ से आपको बोला गया कि 40 ml सोल्यूशन लेंगे आप किसी भी चीज का और उसको आप दूसरी जगह में क्या करेंगे, दूसरे किसी फ्लास्क में, बीकर में ऐड करेंगे। तो मे भी हो सकता है कि क्या आपको लगता है जब आप इसे, ठीक है, उस दूसरे वाले बीकर में पोर करेंगे तो मे भी कुछ 1 या 2 ml ऐसा होगा जो इसकी वॉल्स पर चिपका हुआ रह जाए, या फिर कहीं इसके बॉटम में ही रह जाए, जो पूरी तरीके से हम क्या कर सके, ऐड नहीं कर सके। तो वहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट 40 ml ही था, तो मे भी हमारा आंसर होगा नो। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, यहाँ पर हमने बोला कि बेशक ये क्या है, ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो चीज हमें या जो वैल्यू हमारे सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है, यानी कि वो पूरी तरीके से निश्चित नहीं है, हमसे गलती होने के चांसेस यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो इसी चीज को थोड़ा सा क्या करना है, हमें समझना है। यहाँ पर सिर्फ इतना देखें कि जो चीजें काउंट की जा सकती हैं, ठीक है, जिन्हें हम इजीली देखकर पता लगा सकते हैं, वहां पर हमें फिर भी सर्टेनिटी मिल सकती है। लेकिन केमिस्ट्री में
जब भी हमें अलग अलग रिएक्शंस परफॉर्म करनी होती हैं, हमें स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आपने कितनी अमाउंट किसी भी एक सब्सटेंस की लेनी है और कितनी अमाउंट दूसरे सब्सटेंस की लेकर दोनों को ऐड करवाना है, तो वहां पर हो सकता है ऐसी गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हों, तो वहां हमें अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा क्या है देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से इरेज करूं और इसे हम सिर्फ एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझें, तो मे भी आप मान लीजिए कि किसी भी क्लास में क्या है, कोई एक टीचर है, कोई भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट का जो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू थी, अगर मैं कहूँ, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू थी, उन्होंने लगा दी क्या 4 ग्राम्स। जो आंसर आया उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद वो आंसर कितना आ गया है 4 ग्राम्स आ गया, और ये उन्होंने आपको एकदम सही वैल्यू क्या है बता दी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि आप सब भी क्या कीजिए, हर एक एक्सपेरिमेंट को सभी क्या करेंगे, ठीक है, परफॉर्म करेंगे। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर जब भी मान लीजिए हमने टाइट्रेशन करनी होती है या कोई दूसरे जो एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन्हें करते टाइम क्या किया जाता है, कम से कम 2 या 3 बार रीडिंग्स ली जाती हैं, 2 या 3 बार उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया जाता है, एंड देन उनका जो एवरेज रिजल्ट आता है हम उसे क्या करते हैं, ठीक है, टीचर को सबमिट करवाते हैं। यही चीज होती है। तो हुआ क्या, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट को हम ए मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो उस ए नाम का जो स्टूडेंट है उसने क्या किया, उन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया। जैसे उसने परफॉर्म किया तो उसकी जो फर्स्ट वाली प्रैक्टिकल की रीडिंग थी वो कुछ 4.01 आई। क्या आई, 4.01 आई। देन उसने क्या किया, ठीक है, दोबारा से प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया तो वैल्यू कुछ, यानी कि ये 4.1 ग्राम्स आया, ये 4.02 ग्राम्स आया, और यहाँ पर जब उसने थर्ड टाइम पर उसको परफॉर्म किया तो 4.03 ग्राम्स जो है वो क्या हुआ, उसका रिजल्ट आया। फिर अगर बात करें, मान लीजिए, ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, ये जो आपको ए स्टूडेंट दिख रहा है। देन उसके बाद एक बी नाम का स्टूडेंट भी था और एक क्या था, सी नाम से स्टूडेंट भी था। तो उन्होंने भी क्या किया, उसी तरीके से उस एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म किया। जब बी ने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उसका सबसे पहले जो रिजल्ट था, ढंग से समझेंगे, सबसे पहले जो उसका, ठीक है, रिजल्ट था वो कोई 4.02 आ गया। मान लो क्या हुआ, 4.02 आ गया। देन उसके बाद जो रिजल्ट उसका आया वो 4.04 आ गया। कितना हुआ, 4.04 आ गया, ठीक है, या फिर कुछ भी मान सकते हैं आप, मान लीजिए 4.05 आ गया। देन उसके बाद जब उसने उसको परफॉर्म किया तो उसका जो रिजल्ट था वो कुछ 4.08 ग्राम्स आया। कितना आया, 4.02 ग्राम्स आया सबसे पहले उसके प्रैक्टिकल में रिजल्ट। देन आया जब उसने सेकेंड टाइम रीडिंग ली तो उसका रिजल्ट कुछ 4.05 ग्राम्स आ गया। देन जब थर्ड टाइम उसने फिर से क्या की, रीडिंग ली, तो कुछ रिजल्ट 4.08 ग्राम्स आया। इसी तरीके से जो एक थर्ड वाला स्टूडेंट अगर हम कहें, उसने क्या किया, वापिस से उन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उसका जो रिजल्ट आया, ठीक है, वो रिजल्ट कुछ 3.97 था। क्या था, 3.97 था, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया वो क्या था, 3.98 ग्राम्स था। एंड देन उसने थर्ड टाइम फिर से उसे जब क्या किया, ठीक है, परफॉर्म किया, देन उसके बाद रिजल्ट कुछ 3.99 ग्राम्स आया। क्या आया, 3.99 ग्राम्स आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना अपना प्रैक्टिकल किया, अलग अलग रीडिंग्स ली और रिजल्ट क्या हुआ, सामने रख दिया। तो जैसे टीचर ने पूछा कि अब क्या करें, इसका एवरेज निकाल के दें, तो अगर हम बात करें यहाँ, तो जैसे ही आप यहाँ देखोगे आपको इन तीनों वैल्यूज का एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उनका सम अपॉन में जो भी नंबर्स होते हैं वो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इन तीनों का सम करेंगे और ये तीन हमारे पास फिगर दे रखी हैं, तो अपॉन में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो एवरेज निकालना आप लोगों को आता होगा। इसका एवरेज कुछ 4.02 अराउंड आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 4.02, ठीक है, ये आपको इसका एवरेज मिल जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर जैसे ही आप बात करेंगे अगेन, तो
कुछ एवरेज जो होगा वो आपको 4.05 मिल जाए। यहाँ पर आया 4.02 ग्राम्स, यहाँ एवरेज आया 4.05 ग्राम्स, और यहाँ जैसे ही आप बात करेंगे, ठीक है, तो एवरेज जो होगा वो आपको 3.98 ग्राम्स मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो तीनों ही जो प्रैक्टिकल के रिजल्ट आए हैं वो इस जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके क्या हैं, क्लोज हैं। तो यहाँ पर हम एक गलती करते हैं बहुत ही ज्यादा बार, हम कोई भी चीज देख लेते हैं, जब हमें रिजल्ट बिल्कुल उस एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर मिल जाता है तो उसको तो हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, एक्यूरेट है। उसे हम क्या बोल देते हैं कि ये जो डेटा है, ये जो वैल्यूज है, ये एक्यूरेट है। एंड देन उसके बाद हम जो देखते हैं कि कोई भी जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज वाली वैल्यू होती है ना, उसे हम नाम ये दे देते हैं कि वो वैल्यू प्रिसाइज है, या तो क्या बोलेंगे, एक्यूरेट, जो बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जब हम देखेंगे कि कोई भी मान लीजिए ऐसी वैल्यू है जो किसके बराबर है, जो लगभग उस एग्जैक्ट वैल्यू के आपको काफी क्लोज, नियर बाय आपको दिखेगी, आप उसे कह देते हैं कि वो एक प्रिसाइज वैल्यू है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप यहां से ढंग से देखें तो ये 4.02 आपके सामने लिखा हुआ है। 4.02 इस 4 के क्या है, बिल्कुल, ठीक है, आपको कहाँ मिल रही है, पास में मिल रही है। तो क्या ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखो बिल्कुल पास की है। तो जो अभी तक कंसेप्ट हमारे माइंड में चल रहा है कि जो बिल्कुल क्लोज होगा उसको हम प्रिसाइज बोलेंगे, तो क्या हम इसे प्रिसाइज बोल सकते हैं? ढंग से सोचो कि जो क्या हमारे पास पहले वाला जो कंडीशन है, क्या वो वैल्यू जो है वो पूरे तरीके से क्या है, प्रिसाइज है। तो अब यहां पर देखो कि यस, ये कैसी है, प्रिसाइज है, ठीक है। यहां पर अगर देखो तो क्या ये वैल्यू आपको प्रिसाइज नजर आ रही है, फिर बताइएगा, ठीक है। 4.05 क्या हो गया, ये 4.02 जो कि वेरी क्लोज हो सकता है, लेकिन ये 4.05 जो है वो आपको उस ओरिजिनल वैल्यू के क्लोज नहीं मिल रहा है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज तो नहीं कहेंगे, प्रिसाइज तो क्या है, नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर देखो अगेन क्या हुआ, 3.98 मिल गया, तो इस 4 के क्या ये पूरी तरीके से क्लोज है, ठीक है। तो आप इसे उसके पूरी तरीके से क्लोज नहीं कह सकते, यानी कि चलो ठीक है, मान भी लेते हैं पूरी तरीके से तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है, बट प्रिसाइज आप इसे कहेंगे, तो मान लीजिए हम इसको क्या कह देते हैं, प्रिसाइज कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसे प्रिसाइज माना, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट ऐसा समझेंगे कि वहां पर हमने इन तीनों को प्रिसाइज मानकर ठीक किया है या फिर हमें हमारे डिसीजन में कहीं कोई चेंज करना चाहिए, वो आपके सामने आएगा। देखो प्रिसाइज का मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट जो ओवरऑल आपकी वैल्यू आ गई उसे उस एग्जैक्ट वैल्यू से मैच करना या उसका जो ओरिजिनल रिजल्ट है उससे मैच करना नहीं होता। प्रिसाइज का मतलब या प्रिसिशन का मतलब ये होता है कि उस स्टूडेंट ने काम करने में कितनी ज्यादा, आप कह सकते हैं, मेहनत की है, या फिर मैं कहूँ कितना क्लोज रहकर उसने काम किया है। अगर यहाँ पर देखो तो देखो 0.01, 0.02, 0.03, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या हो चुका है, देखो हर तीनों के तीनों जो आपको क्या मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, उन तीनों ही रिजल्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं या टोटल डिफरेंस की मैं बात करूं, तो यहां पर आपको 0.01 का डिफरेंस मिल रहा है। अगेन यहाँ पर आपको ओनली 0.01 का डिफरेंस जो है वो मिल रहा है, यानी कि अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो उसने इतना ज्यादा क्या किया है, ठीक है, ध्यान देकर अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ काम किया है कि उसके जो रिजल्ट है वो तीनों बार लगभग क्या हुए हैं, बराबर आए हैं। तो इसका मतलब कि इस वैल्यू को और ये वैल्यू जो है वो बिल्कुल इसके पास की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ढंग से देखो तो 0.02 का ही क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, और ये तीनों ही वैल्यूज हैं ये आपको एक जैसी मिल रही हैं।
इट मीन्स कि इस स्टूडेंट ने बहुत ही ध्यान देकर क्या किया होगा, उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया होगा। तो ये वैल्यू बिल्कुल इसके नियरेस्ट है, तो इसको हम प्रिसाइज कहेंगे और साथ के साथ इसको हम एक्यूरेट भी कहेंगे। ये वैल्यू दोनों ही होगी, इसे प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों ही बोला जाएगा, ये ध्यान रखिए। ये प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट तो है क्योंकि क्या है, आपको बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है। प्रिसाइज इसलिए क्योंकि जो ओवरऑल आप बात करेंगे वहां पर भी ज्यादा चेंज नहीं है, और अगर आप सारी वैल्यूज को देख रहे हैं तो जो प्रिसीजन होता है वो एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन होती है उनके हर एक मल्टीपल की, ठीक है, हर एक मल्टीपल एक दूसरे से कितना क्लोज है उसकी ऑब्जर्वेशन को ही प्रिसीजन बोला जाता है। ये ध्यान रखो, हर एक मल्टीपल एक दूसरे के कितना क्लोज है कि उनमें गलती होने के चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 4.1 यहाँ 4.5 कुछ आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सारे मल्टीपल्स आपस में क्या हुए हैं, बहुत ही क्लोज है। तो दैट इज वाई ये वाली वैल्यू कैसी है, प्रिसाइज है, और बिल्कुल पास की है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक्यूरेट भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस कंडीशन में आप देखो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, हाँ जी, एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर हम कहें जो दूर की वैल्यू, तो चलो मान लिया ये एक्यूरेट नहीं है। मैं इसको एक्यूरेट क्यों नहीं कह रही हूँ, और इसी के साथ अब मैं इसको प्रिसाइज भी नहीं कह रही हूँ। ठीक है, अभी तक हमें लग रहा था कि ये बिल्कुल पास की है तो हमने इसको प्रिसाइज मान लिया था, लेकिन अब हमें पता चलेगा कि ना ही ये प्रिसाइज वैल्यू है और ना ही ये एक्यूरेट वैल्यू है। उसका रीजन ये, क्योंकि आप देखो जैसे ही हम इन दोनों मल्टीपल्स की बात करें तो इसमें हमें कुछ 0.03 का डिफरेंस मिल रहा है, और सेम इसमें भी हमें 0.03 का डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि एक वैल्यू से तीसरी वैल्यू में कुछ 0.06 का तो हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंस ही मिल रहा है। तो इसका मतलब आप खुद सोचो कि इस स्टूडेंट ने उतनी ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम भी नहीं किया होगा, यानी कि अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते टाइम उसने उतना ज्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इन टोटल ओवरऑल वैल्यूज को देखते हुए इसे प्रिसाइज नहीं कहेंगे। आप सिर्फ अगर इसका एवरेज आंसर देखेंगे तो मे बी आप इसको प्रिसाइज पहले कह देंगे, लेकिन अब हमें जो प्रिसीजन है उसकी सही डेफिनेशन का पता चला है कि हर एक मल्टीपल का एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होना जरूरी होता है, तभी हम उस ओवरऑल डाटा को क्या बोल पाते हैं, प्रिसाइज बोल पाते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हम इसे प्रिसाइज नहीं कहेंगे, हम इसे एक्यूरेट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मे बी आपको ये बोल दिया जाए कि आप ओवरऑल देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए ओवरऑल देखिए तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसको किसी बुक्स में या ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए कि एक्यूरेट मान लो, क्योंकि ओवरऑल अगर आंसर देखें तो 4.05 मिल रहा है, तो 4.05 मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके इक्वल आ सकता है, पर बहुत ज्यादा इक्वल नहीं आएगा। हम इस चीज को दोनों ही नहीं मानेंगे, ना प्रिसाइज मानेंगे और ना ही एक्यूरेट मानेंगे। वहीं अगर बात करें हम हमारे थर्ड वाले केस में, तो देखिए 3.97, 3.98, 3.99, तो ऐसी कंडीशन में आंसर हमारे पास कितना आ चुका है, ठीक है, 3.98 जो है वो हमारे पास आंसर आ चुका है। अब ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू क्या प्रिसाइज होगी, तो बिल्कुल ये वैल्यू प्रिसाइज होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 0.01, ठीक है, हमें ऐसे ही क्या मिलते जा रहे हैं, आंसर मिलते जा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप एवरेज देखें तो वो भी क्या है, नियरेस्ट पहुंच चुका है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप पूछें कि क्या ये वैल्यू प्रिसाइज है, तो बिल्कुल प्रिसाइज है, क्योंकि ये जो तीनों ही मल्टीपल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्या है, क्लोज हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप इन दोनों ही वर्ड्स को लेकर कोई भी, ठीक है, कंफ्यूजन खुद तक नहीं रखेंगे, क्योंकि आज हमें ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ भी आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो इस चीज को अब थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग, और इसके बाद हम इसी, ठीक है, ये जो हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन का टॉपिक है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और एक छोटा सा टॉपिक और हमारे पास रहेगा, छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहेगा, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स
उनको समझेंगे। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट सा रहेगा आपके लिए, वो ध्यान से देखिए। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, सिग्निफिकेंट को हिंदी में बोला जाता है, ढंग से समझना, सार्थक। यानी कि कोई भी चीज जो क्या हो, हमारे जो भी डेटाज हमारे पास हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, या कोई भी चीज जो है किसी भी चीज की वैल्यू को क्या कर रही हो, सिग्निफाई कर रही हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने कोई भी एक वैल्यू दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कोई भी चीज मंगवाती हूँ, मैंने आपको बोला कि आपको मुझे किसी भी चीज के लिए, ठीक है, ला कर देनी है, और वो कितनी होनी चाहिए, 21.5 ग्राम्स होनी चाहिए। मैंने आपसे कोई भी चीज जो है वो मंगवाई है और मैंने आपको स्पेशली बोल दिया है 21.5 ग्राम्स मुझे वो चीज चाहिए। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि उसमें से आपके माइंड में क्या आएगा, आपके माइंड में ये आएगा कि अगर इन्हें कोई चीज चाहिए तो उसमें कम से कम 21 तो ग्राम जो है वो तो आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन उससे ऊपर मे भी हो सकता है आप क्या करें, ठीक है, 0.5 की जगह 0.4 ले लें, 0.6 ले लें। तो वहां पर थोड़ी ना थोड़ी आपको कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जरूर मिलेगी, लेकिन इतनी चीज क्लियर हो जाएगी कि कम से कम 21 ग्राम्स तो लेना ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही समझ गए कि हम पहले बात कर रहे थे कि कोई भी वैल्यू सर्टेन कैसी होती है और अनसर्टेन कैसी होती है, वो यही चीज है। अगर जो चीज आपको एकदम एग्जैक्ट पता है, 21 ग्राम्स आपको एकदम पता है, आप उसे क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, तो ये वैल्यू तो कैसी हो जाएगी भाई, सर्टेन हो जाएगी। लेकिन ये जो 0.5 है, ठीक है, ये 0.6 में भी चेंज हो सकता है, 0.4 में भी चेंज हो सकता है। यानी कि हम हो सकता है, ठीक है, ये 0.50 आप इसे लेते हैं, 0.45 ग्राम्स भी ले सकते हैं, 0.65 ग्राम्स भी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप उसे मेजर करेंगे तो वही जो अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे थे वो आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, देखिए, जब किसी नॉर्मल हम लैंग्वेज में बात करते हैं या नॉर्मल चीजों में बात करते हैं तो वहां पर इस अनसर्टेनिटी वाली जितने भी आपको पोर्शन रहता है किसी एक फिगर में, उसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 21.5 ग्राम्स कोई चीज मांगी गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 21 ग्राम्स दे दो, 0.5 का क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्पेशली जब डेसिमल वाले केसेस आते हैं तो इन वैल्यूज को कोई ज्यादा कह सकते हैं नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में, ठीक है, पास होने के लिए या किसी भी आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए चाहिए क्या, 60%, ठीक है, लेकिन आपको मिले कितने हैं, 59.6% मिले। तो अब आपसे पूछा जाएगा, अगर आपके घर वाले क्या करें, आपसे आपका रिजल्ट पूछें तो आप कभी भी उन्हें 59.6% नहीं बताएंगे। ओके, आप उन्हें क्या बताएंगे, 60% ही बताएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसे राउंड ऑफ कर दिया। हमें पता है कि 59.6 जो है वो क्या है, 60% ही है। तो अगर 59 बोलोगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बुरा लगेगा। जैसे ही 60% बोल दोगे, आपको पता है कि यहाँ ये रिजल्ट आते ही हम क्या है, फर्स्ट डिवीजन में पास है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, हम इन चीजों को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस वैल्यू को, डेसिमल के बाद आने वाली वैल्यूज को हम अपनी मर्जी से कम ज्यादा क्या है करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जब भी किसी भी सिस्टम में, ठीक है, जब दोनों ही वैल्यूज को क्या किया जाए, एक बराबर माना जाए, यानी कि अगर जिन फिगर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस फिगर्स में ये सर्टेन वैल्यू और जो वैल्यू अनसर्टेन है, इन दोनों की ही क्या हो, बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस हो, उस चीज को या उन ही सिस्टम को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम देते हैं। अब ये कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझेंगे, जहां पर आपको सर्टेन और कुछ अनसर्टेन जो आपकी डिजिट्स होंगी, उन दोनों की ही इक्वल इंपॉर्टेंस बतानी है किसी भी ओवरऑल डिजिट में। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं
कई बार हमारे पास क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ये 40.07 जो है वो लिखा हुआ दे दिया गया, तो मैं जानती हूं कि इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वैल्यू दे दी गई है, ये वैल्यू दे दी गई है 4070, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जानती हूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, सिर्फ 3 हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि पता कैसे चलेगा किस भी फिगर में या किसी भी डिजिट में कितनी ज्यादा हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स मिल रहे हैं, फिगर्स मिल रही हैं, ठीक है, या डिजिट्स मिल रही हैं। तो उनके लिए हमें कुछ क्या पढ़ने होते हैं, रूल्स पढ़ने होते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारे रूल्स जितने भी होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, तो फटाफट देखिए। हाँ जी, सबसे पहला जो रूल आता है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी कि किस किस डिजिट को आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंडर काउंट करना है या फिर नहीं करना है। सबसे पहले लिखें, हाँ जी, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं उन्हें हम क्या मान लेते हैं, सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। तो टिक लगेंगे, टिक करेंगे हम वहां पर, जितनी भी, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखती हूं, ठीक है, 3975, ठीक है, फिर उसके बाद 4.274, तो चाहे मेरे पास वो पूरी फिगर विदाउट डेसिमल हो और डेसिमल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़कर 1 to 9 ये नो की नो जो डिजिट्स हैं आपको कहीं पर भी दिख जाती हैं, आप उन्हें क्या कर लेते हैं, सिग्निफिकेंट मान लेते हैं। तो यहां पर अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 हमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट मिल रही हैं, ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हमें यहाँ पर मिल रही हैं। फिर बात करते हैं, हाँ जी, कोई भी जीरो नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो 1 2 3 एंड 4 हमारे पास यहाँ पर भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। जितने भी नंबर्स आपको मिल जाएं किसी भी एक डिजिट में लिखे हुए, आप उन्हें क्या कर लेंगे, सिग्निफिकेंट मान लेंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं अगला रूल जो हमारा रहेगा। हाँ जी, देखिए रूल है अगला जीरोस के लिए, नॉन जीरो नंबर्स के लिए सिर्फ एक ही रूल था, जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं उन्हें आपने हर डिजिट में क्या करना है, सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। अब जो रूल आएंगे वो होंगे स्पेशली जीरोस के लिए, जितने भी अब जीरोस रह गए हैं तो इनके लिए कुछ रूल्स आएंगे। देखिए जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, अगर क्या हो, कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट हो या कोई भी दो नॉन जीरो नंबर हो, उनके बीच में अगर आपको कोई जीरो मिल जाती है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। ओके, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या हो जाएगा, 4009, इफ आई राइट 4009, तो आपको पता है कि 4 इसमें क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, तो ऑब्वियसली ये सिग्निफिकेंट होगा। 9 भी यहाँ पर क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसे भी हम क्या मान लेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। लेकिन रूल क्या कहता है, किसी भी दो नॉन जीरो नंबर्स में आने वाली जितनी भी जीरोस होंगी उन्हें भी आप क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो इसके बाद 1 and 2 ये दोनों जीरोस जो हैं वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रही हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पर हमें इन दोनों जीरो को भी क्या करना होगा, सिग्निफिकेंट मानना होगा, और जो आंसर आएगा इसमें वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चाहे उसके लिए जो आपकी डिजिट जो दे रखी हैं वो डेसिमल में हो या फिर ना हो। जैसे अगर हम लिख लें 3.908, ठीक है, 90809, अब क्या है 3.90809, हाँ जी, तो यहां पर ढंग से देखिए क्या है, एक डिजिट 1, ये भी नॉन जीरो, सेकेंड नॉन जीरो, थर्ड नॉन जीरो, 4 तो यहाँ पर हमें डिजिट वो मिल गई हैं जो नॉन जीरो हैं, उन्हें हमें काउंट करना ही है। ऐसा नहीं है कि एक रूल को छोड़कर हम दूसरा रूल लेंगे, हमें हर रूल को साथ लेकर चलना होगा। एंड देन उसके बाद
इन दोनों ही नॉन जीरो नंबर में आने वाला जीरो काउंट होगा, इन दोनों नॉन जीरो नंबर में आने वाला जीरो भी क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल अगर आपसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछी जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, फिर चलते हैं थर्ड रूल की तरफ, दैट इज इनिशियल जीरोस। क्या होंगी, इनिशियल जीरोस। इनिशियल जीरोस का मतलब किसी भी, ठीक है, डिजिट में सबसे स्टार्टिंग में आने वाली जीरोस। स्टार्टिंग में आने वाली का मतलब कि उससे पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, चाहे जो डिजिट है, जो फिगर है वो डेसिमल में है और विदाउट डेसिमल है। अगर मैं यहां पर लिखती हूं 0009091, तो हम देखेंगे ये जीरोस जो हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रही हैं, इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। इनिशियल जीरोस को कभी भी आपने सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना होता, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। कब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब तक उनके आगे कोई दूसरा नॉन जीरो नंबर ना लग जाए, यानी कि इन जीरो की वैल्यूज हो जाएगी अगर मैं इनके आगे 1 लगा दूं। तो जैसे ही मैंने अब यहाँ पर 1 लगा दिया है, इन जीरोस की वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तब तक इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और जब इनकी कोई वैल्यू नहीं है इट मीन्स इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, हाँ जी, इसका और इन चारों का ही सिग्निफिकेंस है, बिकॉज 9 9 और 1 तो यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो नंबर्स है, और ये जो जीरो है वो दो नॉन जीरो नंबर्स के क्या आ रही है, बीच में आ रही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 टोटल। अगर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछी जाए तो 4। अगर हम बात करें जो वैल्यू दी हुई है वो किस में दे रखी हो, डेसिमल में दे रखी हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 0.000 या कितनी भी जीरो हम लगा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में लिखा हुआ है ओनली 1, तो इस टाइम पर आप क्या करेंगे, इस पूरे होल नंबर में जितनी भी आपको स्टार्टिंग में जीरो दे रखे हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, और यहाँ पर ओनली 1 ही आप क्या रखेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेंगे। तो ये अभी फिलहाल फटाफट 3 रूल्स पढ़ो, देन उसके बाद अभी कुछ 1 या 2 रूल्स जो हैं वो भी हमें क्या करने हैं, फिर से डिस्कस करने हैं, देन वो करते हैं। हाँ जी, तो देखिए 3 रूल हमने पढ़ लिए। 4th रूल अब हम पढ़ेंगे, दैट इज एंडिंग जीरोस। एंडिंग जीरोस के लिए, यानी कि कोई भी आपकी फिगर है, डिजिट्स हैं, वो कहां पर एंड हो रही हो, जीरो पर एंड हो रही हो। जैसे हमने बोला कि इनिशियल जीरोस को कभी भी काउंट नहीं करना है, एंडिंग जीरो के लिए जो रूल होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। यहां पर आप देखेंगे कि या तो वो डिजिट कैसी है, डेसिमल वाली, या तो डिजिट कैसी है, डेसिमल वाली है, या फिर जो डिजिट है वो कैसी है, विदाउट डेसिमल है। या तो डिजिट कैसी होगी, डेसिमल वाली होगी, जैसे अगर मैंने लिख दिया है 49.700, ठीक है, या तो वो डेसिमल वाली है, या फिर वो विदाउट डेसिमल है 49700। तो ध्यान रखेंगे, डेसिमल है, ढंग से सुनना, डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है, जीरो की बात हो रही है, डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है, और अगर डेसिमल नहीं है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट भी नहीं है। अगर डेसिमल है तो वो जीरो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर डेसिमल नहीं हुआ तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके ये सामने 2 डिजिट्स रखी हुई हैं, यहाँ देखिए 4 9 और 7, ये तीनों ही क्या हैं, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर होंगे, नॉन जीरो नंबर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये डेसिमल प्रेजेंट है तो इन एंडिंग जीरोस को भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो टोटल यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो 1 2 एंड ओनली 3, ठीक है, इन जीरो को यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं करेंगे। तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 3। ध्यान रखना है, चाहे कितनी ही बड़ी डिजिट लिखा हुआ आ जाए आपके पास, अगर मैं इसके पीछे आपको, ठीक है, 10 जीरोस भी लगा देती तो भी अगर डेसिमल नहीं है तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करेंगे, ध्यान रखना है।
तो हमने 4 रूल पढ़ लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे। कौन कौन से? सबसे पहले हमने बात की थी जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं आपके पास, सिग्निफिकेंट है। हाँ जी, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, किन्हीं दो नॉन जीरो नंबर्स में के बीच में आने वाली जीरोस, चाहे जितनी मर्जी जीरोस लगे हों, लेकिन दोनों साइड में अगर आपको कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर मिल रहा है तो आप उन सबको काउंट कर लो। फिर उसके बाद इनिशियल जीरोस, किसी भी कंडीशन में काउंट नहीं करना। इनिशियल का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये डिजिट लिख कर दे रही हूं तो आप क्या कर रही हैं, इनको स्टार्टिंग की मान रही हैं। नो, अब ये इनिशियल जीरोस नहीं है। ये इनिशियल जीरोस तभी होंगे जब ये यहां से जो इनके आगे आने वाला नॉन जीरो नंबर है वो नहीं मिलेगा, जब स्टार्टिंग ही जीरो से हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद बात की हमने किसकी, एंडिंग जीरोस की। तो एंडिंग जीरोस के लिए दो ही टर्म हमारे पास आती हैं, या तो जो डिजिट है वो, ठीक है, डेसिमल वाली होगी या विदाउट डेसिमल। डेसिमल तो सिग्निफिकेंट, नो डेसिमल तो नो सिग्निफिकेंट, ये याद रखें बस। और फिर इसके बाद एक लास्ट रूल जो आता है वो होता है कुछ एग्जैक्ट नंबर्स, ये ध्यान रखो। एग्जैक्ट नंबर्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर्स क्या होते हैं वो थोड़ा सा समझो। जैसे अगर मैंने आपको कह दिया 60 चेयर्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 12 एप्पल्स, तो क्या आप 60 चेयर्स को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपको 60 का 55.5 चेयर मिलेंगी या फिर 60.5 चेयर मिलेंगी? बिल्कुल भी नहीं। 60 का क्या हो सकता है, एग्जैक्ट एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 12 एप्पल्स लिखा, तो 12 एप्पल्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ये एक एग्जैक्ट नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, यहां पर तो क्या था ना कुछ अनसर्टेनिटी थी। ये 700 है या जितनी भी आपने ऐसे दूसरे डिजिट देखे वो सारी क्या है, उनमें कहीं ना कहीं कोई अनसर्टेनिटी मिल रही है। लेकिन स्पेशल मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि ये किसी चीज की लेंथ है, मैंने ये नहीं बोला कि ये किसी चीज का वेट है, कोई मेजर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया कि आप क्या कर रहे हैं, एक क्लासरूम में है जहां पर 60 चेयर्स प्रेजेंट हैं, तो उन 60 चेयर्स में आप मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं। अगर आप ये समझेंगे क्योंकि डेसिमल नहीं है और एंडिंग जीरो है तो मुझे यहाँ पर 1 लिख देना चाहिए, आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इन्हें समझेंगे कि दोनों ही नॉन जीरो नंबर है, इसे हम यहाँ पर 2 लिख दें, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसी जितनी भी कंडीशंस होती हैं आप उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान रखें, जो भी एग्जैक्ट नंबर, यानी कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि स्पीड ऑफ लाइट, तो आपने स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज 10 × 10⁻⁸, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये एक एग्जैक्ट नंबर है। आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ लाइट में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं, तो आप इसे इनफाइनाइट लिखेंगे। जो भी नंबर्स एग्जैक्ट हो जाते हैं उन्हें क्या लिखा जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट फिगर्स ही लिखा जाता है। जैसे अब हम क्या करते हैं, फटाफट कुछ 5-6 एग्जांपल्स जो हैं इनके करके देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि जितने भी हमने ये जो 4-5 रूल समझे हैं वो आपके सामने, ठीक है, आपको क्लियर हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो 43.010, हाँ जी, नेक्स्ट इज 0.100। लीजिए, चलो अभी तक हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं वो सारे रूल्स आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखें, क्या यहाँ पर आपको कोई भी जीरो दिख रहा है? नहीं, हमारे पास यहाँ सारे के सारे क्या हैं, नॉन जीरो नंबर हैं, तो सभी को ही हमें कंसीडर करना है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। सेकेंड वाले में चलते हैं, डेसिमल आ गया है, यहाँ पर डेसिमल नहीं था, यहाँ डेसिमल है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो नंबर हैं। तो फिर से काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। देन चलते हैं थर्ड वाले एग्जाम्पल पे, तो 43.010, ठीक है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, डेसिमल के बाद जो भी नंबर आते हैं ना
उन्हें क्या करना है, हमेशा अकेले अकेले बोलना है। यानी कि इसको मैं 0.100 नहीं बोलूंगी, इसे हम 0.100 बोलेंगे। इसे मैं, ठीक है, 43.10 या 010 नहीं बोलूंगी, मैं इसे 43.010 बोलूंगी। डेसिमल के बाद आने वाले हर एक नंबर को क्या किया जाता है, सिंगल सिंगल ही बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, हाँ जी, देखिए 1 2 क्या है, नॉन जीरो नंबर, ये 1 लिखा हुआ है, अगेन एक नॉन जीरो नंबर। जो जीरो आपको ये मिल रही है बीच वाली, ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आने वाला जीरो है, चाहे डेसिमल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड रूल, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, तो इसको भी कंसीडर करना है। और अब क्या बचा, ये लास्ट वाली जीरो, तो लास्ट वाली जीरो के लिए हमने रूल पढ़ा है एंडिंग जीरो, ये एंड हो रहा है ना जीरो से हमारे डिजिट का, तो एंडिंग जीरो में अगर डेसिमल है तो उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर कर लो, तो क्योंकि डेसिमल है तो इसे भी कंसीडर कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर चलते हैं, इनिशियल जीरोस किसी भी कंडीशन में काउंट नहीं करना, देन आया एक डेसिमल और आ गया 1, डेसिमल आया और 1 आया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, 1 तो एक नॉन जीरो नंबर, बिल्कुल, और ये दोनों ही क्या हैं, एंडिंग जीरोस हैं, और एंडिंग जीरोस में डेसिमल फिर से हमें उस डिजिट में मिल रहा है तो काउंट कर लेंगे। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखिए, स्टार्टिंग जीरोस काउंट नहीं करना, एंडिंग जीरोस विदाउट डेसिमल काउंट नहीं करना। तो चाहे आपके सामने डिजिट बहुत बड़ी सी लिखी होती है 00900, लेकिन अगर पूछा जाए सिग्निफिकेंट कितनी है तो आप सिर्फ 1 लिखेंगे इसमें। तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर अगर आपको लगे कि हमारा आंसर कुछ गलत हो रहा है या ऐसा कुछ, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि डिजिट बहुत बड़ी है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर उसके बीच में सिर्फ 1 ही लिखी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो रूल्स है हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियल जीरोस कभी भी काउंट नहीं करेंगे, हाँ जी। देन उसके बाद देखिए नॉन जीरो नंबर्स, ध्यान रखो डेसिमल है, नॉन जीरो नंबर तो 1 2 एंड 3 तीनों ही नॉन जीरो नंबर है, काउंट कर लेंगे। ये जीरोस दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं तो बिल्कुल इसके भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये जीरो इन दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है, काउंट कर लेंगे। और ये एक एंडिंग जीरो है जो डेसिमल वाली फिगर में हमें मिल रही है तो इसे भी काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो हमने जितने भी रूल्स थे उनको समझ लिया, जो क्वेश्चंस हम देख सकते थे थोड़े बहुत देखे। इसके बाद अभी ये मत समझिएगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो हमारा टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इनके रूल्स जो हैं उनको पढ़ा है। इसके बाद हम इसी टॉपिक में कुछ और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो देखते हैं, जैसे कि इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करना हमें पढ़ना पड़ता है, या फिर एडिशन इनका कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, अगर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम क्या रूल्स उसके लिए यूज करते हैं। तो वो हर चीज जो हमारी रहेगी जिसे हम हमारे अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, जितना भी हमने समझा है, वो हर चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।